हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 1 की पहली हेडिंग व्हाट इज़ लिविंग। हम लोग यहाँ पे यह जानने का प्रयास करेंगे कि जीव क्या है। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और हम लोग एक मापदंड निर्धारित करेंगे। अगर कोई जिंदा है तो उसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए। अगर वो लक्षण है तो उन्हें हम जिंदा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, या फिर कोई वह लक्षण किसी निर्जीव में है तो क्या हम उसको लिविंग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो हमारा जो चर्चा का विषय है इस चैप्टर का, इस हेडिंग का, वह है व्हाट इज लिविंग। जीव क्या है, यह हम लोग जीव क्या है यह जानने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, ठीक है, जब हम लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लिविंग को, सजीवों को परिभाषित करने का प्रयत्न करेंगे, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो तुरंत हमारे ब्रेन में, दिमाग में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लक्षण के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। जो ही आपसे पूछा जाए कि आप बताइए जीव क्या है, सजीव क्या है, किसको आप सजीव कहेंगे, कौन जिंदा है, तो तुरंत आपके दिमाग में कुछ लक्षण आएंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, सजीवों के कुछ लक्षण आएंगे। ठीक है, अगर आपसे जीव क्या है पूछा जाए कि बताओ जीव क्या है, सजीव किसे कहेंगे, लिविंग किसे कहेंगे, नॉन लिविंग किसे कहेंगे, तो इसका आंसर आप कब देंगे। इसको आंसर देने के लिए तुरंत आपके ब्रेन में कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेंगे, लक्षण आने लगेंगे। उस लक्षणों के आधार पर इसका आंसर देंगे। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पांस कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तुरंत आपके दिमाग में, तुरंत जो है हमारे मस्तिष्क में तुरंत आता है कि अगर वह जिंदा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनके क्या क्या लक्षण होने चाहिए। उनमें ग्रोथ होना चाहिए, उसमें वृद्धि होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन, वह रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, उनमें अपने पर्यावरण को पहचानने की क्षमता होगी, आसपास क्या हो रहा है उसको महसूस करने की उसके अंदर क्षमता होगी। माउंट अ सुटेबल रिस्पांस, और उसके प्रति वह एक रिस्पांस करेगा। जो भी उसके इन्वायरमेंट में चेंज होंगे उस सेंस को वह एक्सेप्ट करेगा और सुटेबल रिस्पांस करेगा। तो आप देख रहे हैं कि when we try define living, we conventionally look for distinctive characteristic exhibited by living organism। जब भी हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट लक्षणों के बारे में देखते हैं, लक्षणों के बारे में सोचते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पांस कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उनके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर, इसके अलावा कुछ और भी लक्षण आप उसमें शामिल कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, स्वयं जो है अपनी संख्या, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन को आप शामिल कर सकते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज, स्वयं जो है समूह बनाने की क्षमता हो। इंटरैक्ट, इमरजेंस टू दिस लिस्ट, अपने लिस्ट में इन सारी चीजों को भी आप शामिल कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, स्वयं के प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना, उद्गमन आदि को भी अपने लिविंग के कैरेक्टर्स में शामिल कर सकते हैं। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। आइए अब
ये जो जीव के लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक एक करके अध्ययन किया जाए। फर्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सभी जीव वृद्धि करते हैं। यह आपके दिमाग में कंसेप्ट आया कि अगर लिविंग होगा, सजीव होगा, तो सजीव जो है वे ग्रो करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सभी जीव वृद्धि करते हैं। अगर कहीं पर भी वृद्धि दिखाई दे रहा है तो हम उसको लिविंग कह सकते हैं। ठीक है, इस बेस पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। आइए इसको समझते हैं डिटेल में। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ किसे कहेंगे? ग्रोथ के दो कैरेक्टर्स हैं, ग्रोथ के दो लक्षण हैं, उनके बेस पर भी आप ग्रोथ कर सकते हैं। पहले इंक्रीज इन मास, कहीं पर मास का इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे वजन बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, या फिर कहीं पर संख्या बढ़ रही है, इंडिविजुअल की संख्या बढ़ रही है। यह दोनों जो लक्षण हैं वे ग्रोथ को बताते हैं। कहीं पे भार का बढ़ जाना, कहीं पे वजन का बढ़ जाना, कहीं पे संख्या का बढ़ जाना, ये दोनों लक्षण ग्रोथ को बताते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हुआ है कहीं पे, तो आप कैसे बताएंगे ग्रोथ हुआ है? तो आपके पास दो तरीके हैं बताने के। पहला कि वहां पे मास का इंक्रीज हुआ है कि नहीं है, वजन बढ़ा है कि नहीं है। दूसरा, संख्या बढ़ी है कि नहीं है। तो अगर वजन बढ़ेगा तो हम ग्रोथ कहेंगे, जीव का भार बढ़ेगा तो ग्रोथ कहेंगे, और जीव के संख्या में वृद्धि होगी तब भी ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, यह कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिनकी बॉडी जो है एक से अधिक सेल से बनी हुई है, ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वे सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं वे कैसे ग्रो करते हैं? बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट की अगर बात की जाए, प्लांट भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एनिमल भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जिनमें ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा होता है। सेल के डिवाइड होने के कारण उनमें ग्रोथ होता है। इन प्लांट द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट में सेल डिवीजन जो होता है वह उसके पूरे जीवन चक्र में होता है। प्लांट में सेल डिवीजन उसके पूरे लाइफ स्पेन में होता है, उसके पूरे जीवन अवधि तक होता रहता है। अगर प्लांट में सेल डिवीजन बंद हो जाए तो प्लांट सूखने लगेगा। ठीक है, सूख जाएगा। इसलिए प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है वह उसके पूरे जीवन में होता रहता है, पूरे लाइफ स्पेन में होता रहता है। इन एनिमल द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। जबकि एनिमल्स में कुछ निश्चित समय होते हैं, उसी समय तक ग्रोथ दिखाई देता है। एनिमल्स में कुछ निश्चित आयु होती है, कुछ निश्चित समय होता है, वहीं तक हमें ग्रोथ दिखाई देता है। ठीक है, तो आपने देखा कि सभी जीव वृद्धि करते हैं, सभी जीव ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। वृद्धि किसे कहेंगे? जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों जो है वृद्धि के लक्षण हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, बहुकोशिकीय जीव जो हैं, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन प्रयत्न कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। पौधों में यह वृद्धि उनके लाइफ टाइम होती रहती है, जबकि प्राणियों में यह वृद्धि कुछ वायु तक ही होती है, कुछ एज तक होती है, सर्टेन एज लिमिट है उनका। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक ही होती है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट टिश्यू। फिर भी सेल डिवीजन में जो
एनिमल्स की बात की जा रही है। कुछ टिश्यूज होते हैं जिनके जगह पे नए टिश्यू बनते रहते हैं। एनिमल्स में सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लास्ट टिश्यू। एनिमल्स में कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो लॉस होते रहते हैं और उनके जगह पे सेल डिवीजन के द्वारा नए टिश्यू आते रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एनिमल्स में कोशिका विभाजन जो है वह हर जगह नहीं होता है। कुछ सर्टेन टिश्यू हैं, कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू हैं जहां पर लॉस होती कोशिकाओं के स्थान पर न्यू सेल्स आ जाती हैं। लॉस सेल के जगह पे न्यू सेल आ जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बने हुए जो ऑर्गेनिज्म है वे भी सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। जो एक कोश की जीव हैं उनमें भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होती है। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप। इसको आप जो है आसानी से, सरलता से इन विट्रो कल्चर में देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से सेल को काउंटिंग करके, सेल को गिनकर आप जान सकते हैं। ठीक है, बड़ी सरलता से कोई भी इन विट्रो कल्चर में आप माइक्रोस्कोप से देखकर नंबर ऑफ सेल को गिन सकते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अधिकांश जो हायर एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है एक विशेष घटना होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है उनमें। ठीक है, तो अधिकांश जो उच्च कोटि के एनिमल हैं, प्लांट हैं, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यह स्पेशल इवेंट होते हैं, विशेष घटनाएं होती हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट, आपको यह याद रखना चाहिए कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ। बॉडी मास का इंक्रीज होना भी ग्रोथ कहा गया है। अगर कहीं पे वजन बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, तो उसको ग्रोथ कहा जाएगा। ये आपको याद रखना चाहिए, स्टार्ट में बताया गया आपको। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ। बॉडी मास का इंक्रीज करना ग्रोथ कहलाता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो हैं, जो निर्जीव हैं, उनमें भी ग्रोथ होता है। इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज सर्टेन फॉर ग्रोथ, अगर हम कहें कि बॉडी मास के इंक्रीज होने से ग्रोथ होगा, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिनका वजन बढ़ता है, तो क्या उनको भी लिविंग कहेंगे? क्योंकि आपने लिविंग किसको कहा है? जिसमें मास इंक्रीज हो। ठीक है, और जिनमें सेल के नंबर इंक्रीज हो, उनको लिविंग कहेंगे। तो कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनका वजन बढ़ता है, बॉडी मास बढ़ता है, तो क्या उसको आप ग्रोथ कहेंगे? माउंटेन्स, बिल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। माउंटेन्स जो हैं, पर्वत, वो भी बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्डर्स बढ़ते हैं, सैंड, बालू के ढेर भी बढ़ते हैं। क्या इनको हम सजीव कहें? क्योंकि इनमें ग्रोथ हो रहा है, मास के बेस पे इनमें ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो यदि हम भार को वृद्धि का लक्षण माने तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। जैसे आपने देखा पर्वत, गुलास्म, ठीक है, बाउल्डर्स, गुलास्म, रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं। However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. इस तरह का जो ग्रोथ हो रहा है, वेट बढ़ रहा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में,
वह मटेरियल के सरफेस पे इकट्ठा होने के कारण हो रहा है। ठीक है। निर्जीवों में, नॉन लिविंग्स में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण हो रहा है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, जबकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सजीव होते हैं, उनमें ग्रोथ अंदर से होता है, बाहर से इकट्ठा होने के कारण नहीं होता है, बाहर से मटेरियल होने इकट्ठा होने के कारण ग्रोथ नहीं होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो होता है इज फ्रॉम इनसाइड, अंदर से ग्रोथ होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। नॉन लिविंग है तो आउटर सरफेस पे मटेरियल के इकट्ठा होने से ग्रोथ होगा, तो उसको लिविंग नहीं कहेंगे। लिविंग है तो ग्रोथ कहां होना चाहिए? इनसाइड होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह से ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को परिभाषित करने के लिए शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है, जबकि जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है। ठीक है। इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं। ठीक है। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म have to be explained and then we understand that it is a characteristic of living system। जीवों में यह लक्षण जो है जिन परिस्थितियों में दिखाई देता है उसकी विवेचना, उसके बारे में बताकर ही यह समझना चाहिए यह जीव तंत्र का लक्षण है। ठीक है। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। अगर वह डेड ऑर्गेनिज्म है तो वह ग्रो नहीं करता है, मरा हुआ जीव जो है ग्रो नहीं करता है। लिविंग है तो वह ग्रोथ करेगा फ्रॉम इनसाइड, जबकि अगर डेड ऑर्गेनिज्म है डज नॉट ग्रो, तो उसमें ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्रोथ जो लक्षण है वह मेन कैरेक्टर नहीं है लिविंग का। ग्रोथ को आप ले सकते हैं लेकिन कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन अप्लाई करके आप ग्रोथ को शामिल कर सकते हैं। विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन द अंडरस्टैंड दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। ठीक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कंडीशन के अंतर्गत अध्ययन करना होगा, तब जो है आप ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म का लक्षण मान सकते हैं। सेकेंड आते हैं रिप्रोडक्शन। जिसमें रिप्रोडक्शन होता है उनको लिविंग कहते हैं। आपने कहा है, फर्स्ट आपने ग्रोथ कहा लेकिन फिर आपने कंडीशन अप्लाई कर दिया। अब आते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन भी जीवों का लक्षण है। रिप्रोडक्शन भी जीवों का क्या है? लक्षण है। तो अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है इसका मतलब वह क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing feature more or less similar to those parents। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है अपने जैसा तैयार करना, जो जिनके लक्षण जो है मोर आर लेस, अधिक या फिर कम अपने पेरेंट के समान होंगे। बहुकोष की जीवों में जनन का अर्थ होता है अपनी संतान उत्पन्न करना, और जिनके लक्षण लगभग उनके पेरेंट अर्थात उनके माता पिता से कम या अधिक मिलते जुलते हैं। ठीक है। इनवेरिएबली एंड implicitly we refer to sexual reproduction।
ठीक है, तो हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के। हम किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स आल्सो, जीव जो हैं एसेक्सुअल तरीके से भी जनन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स आल्सो, ऑर्गेनिज्म जो है एसेक्सुअल मेथड से भी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। फंजाई जो है मिलियंस ऑफ, लाखों की संख्या में अपने स्पोर को आसानी से फैला देता है। फंजाई जो है लाखों की संख्या में अपने स्पोर को, जो कैसे होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, उनको प्रोड्यूस करता है और फैला देता है। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड easily due to the millions of asexual spores they produce. In lower organisms like yeast and hydra, we observe budding. जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा, उनमें जो है बडिंग होता है, उनके बॉडी पे ग्रोथ निकलता है और वह कट के अलग हो जाता है, उससे वह अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इन प्लानेरिया, जो फ्लैट वर्म है, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। प्लानेरिया में आप ट्रू रीजनरेशन देख सकते हैं, ठीक है, दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। प्लानेरिया में आप ट्रू रीजनरेशन को देख सकते हैं, अर्थात जो प्लानेरिया का कोई भी टुकड़ा होगा, प्लानेरिया के बॉडी से कोई भी टूटा हुआ हिस्सा होगा, फ्रेगमेंटेड पार्ट होगा, वह रीजनरेट करके नया प्लानेरिया तैयार कर लेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। तो वहां पे आप ट्रू रीजनरेशन देख सकते हैं। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस all easily multiply by fragmentation. फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और मॉसेस के प्रोटोनिमा, ये फ्रेगमेंटेशन से आसानी से अपने नंबर को बढ़ाते हैं। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन भी जीवों का एक लक्षण है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, reproduction refer to the production of progeny processing feature more or less similar to those parent. बहुकोश की जीवों में रिप्रोडक्शन का अर्थ है अपनी संतान उत्पन्न करना, जिनके लक्षण लगभग उनके पेरेंट से मिलते जुलते हैं। Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction. ठीक है, बिना किसी विवाद के हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में बात करेंगे। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो, ऑर्गेनिज्म जो है एसेक्सुअल, ठीक है, और लैंगिक तरीके से भी जनन करते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। फंजाई जो है वह लाखों की संख्या में अलैंगिक स्पोर को गुणन करता है, मल्टीप्लाई कराता है और सरलता से फैला देता है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जो निम्न कोट के जीव हैं, लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, वी ऑब्जर्व बडिंग। ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होता है, वो बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। इन प्लानेरिया फ्लैटवर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। प्लानेरिया में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लास्ट पार्ट इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अर्थात जीव का कोई भी पार्ट हो, टूटा हुआ पार्ट अपने शरीर के डिसअपियर ऑर्गन को पुनः तैयार कर लेता है, जिसके कारण एक नया जीव बन जाता है। द फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मास ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फंजाई
फिलामेंटस शैवाल, मॉस का प्रथम तंतु जो होता है प्रोटोनेमा, सभी जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। When it comes to unicellular organism, जब हम एक कोशिका पर आते हैं, अभी तक आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, अब हम पहुंचते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है। When it comes into unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. रिप्रोडक्शन जो है वह ग्रोथ का सिनोनिमस हो जाता है। जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा की, तो वहां पे रिप्रोडक्शन जो है वह ग्रोथ का सिनोनिमस हो जाता है, अर्थात दैट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। एक अमीबा से दो अमीबा का बनना, यहाँ पे एक से दो अमीबा बना है रिप्रोडक्शन, और संख्या बढ़ी है तो ग्रोथ, दोनों कह सकते हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है ग्रोथ का सिनोनिम्स हो जाता है। तो आपने देखा कि जो यूनिसेलुलर हैं एल्गी, अमीबा, इनके विषय में अगर बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाते हैं, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि ग्रोथ जो है सेल नंबर के बढ़ने के कारण या फिर मास के बढ़ने के कारण होता है। यहां पर क्या हुआ, सेल नंबर बढ़ा है, अमीबा एक अमीबा से दो अमीबा बना है, सेल नंबर इंक्रीज किया, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने हैं, तो इसको भी ग्रोथ कहेंगे। Hence, we notice that in single cell organism we are not very clear about the ठीक है uses of these two terms, growth and reproduction. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं वे बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना भी ग्रोथ कहलाता है। तो एक अमीबा से दो अमीबा बन गया, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए, तो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, जो ग्रोथ कह रहे हैं। लेकिन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी तो हो रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे पर कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। इसके अलावा बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाते हैं, जैसे कि म्यूल्स, खच्चर, स्ट्रायल वर्कर बी, काम करने वाली मधुमक्खी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ऐसे जोड़े, ऐसे मानव जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, यह तो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो क्या इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे? क्योंकि आपने कहा है कि मास का इंक्रीज होना और नंबर का इंक्रीज होना लिविंग ऑर्गेनिज्म का लक्षण है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का लक्षण है। यहाँ पे तो यह जो है रिप्रोडक्शन नहीं शो कर पा रहे हैं। म्यूल्स, स्ट्राइल वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, यह रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस आर रिप्लेसिंग बाय सेल्फ। वास्तव में कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकता है, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि एक कोष की जो जीव हैं उनमें वृद्धि और जनन एक दूसरे, ये जो दोनों शब्द हैं के उपयोग के विषय में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे कि आपने म्यूल्स देखा, खच्चर, काम करने वाली मधुमक्खी, और ऐसे जोड़े, ऐसे मानव के जोड़े जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार के जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। इस तरह से रिप्रोडक्शन भी जीवों का एक विशेष लक्षण नहीं हो सकता है। कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम होता है। अगर कोई निर्जीव है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो
वह उनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है और वह अपने जैसा नहीं बना पाता है। लेकिन रिप्रोडक्शन को हम मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि कंफ्यूजन आ जाता है इसमें। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का, जीवन का, वो है मेटाबॉलिज्म। जीवों का जो दूसरा लक्षण है मेटाबॉलिज्म है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो केमिकल से बने होते हैं। जितने भी सजीव होते हैं वे रसायन से बने हुए हैं। दीज केमिकल स्मॉल एंड बिग। ये जो केमिकल्स होते हैं वे छोटे और बड़े होते हैं। बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन, etc। जो अलग अलग क्लास में बटे होते हैं, साइज में बटे होते हैं, उनका अलग अलग वर्क होता है। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल। ये जो है लगातार बनते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बनता रहता है। दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन आर मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो कन्वर्जन हो रहे हैं, परिवर्तन होते हैं, इनको केमिकल रिएक्शन कहते हैं या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लगातार जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हजारों केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। जीवों का जो दूसरा लक्षण है वह मेटाबॉलिज्म है। सभी जीव रसायन के बने होते हैं। ठीक है, ये जो रसायन होते हैं वे छोटे बड़े अलग अलग माप के, साइज के, अलग अलग कार्य करने वाले होते हैं और ये लगातार जो है बायोमॉलिक्यूल में चेंज होते रहते हैं। ये जो चेंजेज हैं, परिवर्तन हैं, ठीक है, ये लगातार होते रहते हैं हमारे बॉडी में, चाहे वह यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। हजारों रिएक्शंस, हजारों, ठीक है, थाउजेंड्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमेशा होते रहते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हजारों, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन लगातार होते रहते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वह मल्टीसेलुलर हो, उसमें हजारों केमिकल रिएक्शन लगातार होते रहते हैं। ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब एग्जिट मेटाबॉलिज्म। जितने, ठीक है, सभी प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में, माइक्रोब में मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, सभी प्लांट, एनिमल्स, फंजाई और जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, सब में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है। द सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शन, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म में होते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिट मेटाबॉलिज्म। अगर वह नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, निर्जीव है, तो उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ठीक है, किसी भी निर्जीव में मेटाबॉलिक क्रियाएं नहीं होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम बॉडी से बाहर भी करा सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, फ्री सेल सिस्टम, फ्री सेल सिस्टम में, बॉडी के बाहर भी हम करा सकते हैं। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, या तो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, बॉडी के बाहर भी इन रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शरीर के बाहर सेल फ्री स्टेट में मेटाबॉलिक क्रियाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। जीव के शरीर से बाहर परख नली में जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं वे न तो हम उसको
लिविंग कह सकते हैं, न तो उसको नॉन लिविंग कहते हैं। ठीक है, तो जो आप आउटसाइड ऑफ द बॉडी परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब, नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, उसको न तो लिविंग कहेंगे न तो नॉन लिविंग कहेंगे। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइंड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह से मेटाबॉलिज्म जो है वह एक ऐसा कैरेक्टर से, एक ऐसा लक्षण है जो बिना किसी विवाद के ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को परिभाषित कर सकता है, सजीव के लक्षण के रूप में शामिल हो सकता है मेटाबॉलिज्म। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms, without exception, बिना एक्सेप्शन के मेटाबॉलिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए आप ले सकते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। ठीक है, बाहर परखनली में मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वह सजीवों का लक्षण नहीं है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, लेकिन वास्तव में वहां पे लिविंग रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसे हम विदाउट एक्सेप्शन सजीवों के लक्षण के रूप में ले सकते हैं। Hence, cellular organization of the body is the defining feature of life form। इस तरह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉडी का, वह लाइफ फॉर्म को परिभाषित कर सकता है। शरीर का जो कोशिकीय संगठन है वह जीवन स्वरूप का एक लक्षण है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना भी एक लाइफ फॉर्म का लक्षण है। परहैप्स शायद द मोस्ट ऑब्वियस and technical complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to their environment stimuli which could be physical, chemical or biological। शायद जो है सभी जीवों का सबसे जो स्पष्ट और टेक्निकल पेचीदा लक्षण है वह है अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों को पहचानना, जो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकती हैं। ठीक है, हमारे आसपास के जो भी सेंस हैं उनको पहचानना, जो फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हो सकती हैं। यह जो है सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु टेक्निकल इशू है। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। हम अपने इन्वायरमेंट को अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू जानते हैं। Plant responds to external factor like light, water, temperature, other organism, pollutant etc। प्लांट जो है यह भी सेंस करता है। पौधे जो हैं प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीव जो हैं पॉल्यूटेंट आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति भी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, पॉल्यूटेंट से भी प्रभावित होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्योर्स। सभी जीव प्रोकैरियोट्स से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक सभी सेंस कर सकते हैं और इन्वायरमेंट के प्रति प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। जो सीजनल ब्रीडर्स हैं, ठीक है, जो सीजन में अपने बच्चे पैदा करते हैं, उनमें फोटो पीरियड अफेक्ट पाया जाता है। वे प्रकाश के अनुसार, मौसम के अनुसार उनमें सीजनल ब्रीडर होते, ब्रीडिंग होती है। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। सभी ऑर्गेनिज्म जो है अपने बॉडी पे केमिकल को हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। सभी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के जानकार होते हैं, अपने सराउंडिंग को पहचानते हैं। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। मानव ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने बारे में सोचता है।
जिसमें थिंकिंग पावर होती है, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसमें स्वचेतना पाई जाती है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस को, स्वचेतना को भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस को भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि सभी जीवों का, ठीक है, सभी जीवों का सबसे टेक्निकल जो इशू है वह है अपने पर्यावरण का पहचानना, अपने जो पर्यावरण के उद्दीपन है, सेंस है, उसको पहचानना, जो कि फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हो सकते हैं। ठीक है, सभी जीव जो हैं वह पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे जो हैं वह वाटर, ताप, और कुछ जीव हैं जो पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषण से भी पहचानते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या फिर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हो, वह सेंस को पहचानते हैं और रिस्पांस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वे प्राणी, ठीक है, जो फोटो पीरियड पे डिपेंड होते हैं, फोटो पीरियड पे डिपेंड होते हैं, टाइम पीरियड पे, प्रकाश पर डिपेंड करते हैं, कितने समय तक दिन हो रहा है। रिप्रोडक्शन इज सीजनल ब्रीडर, उनका जो प्रजनन है वो मौसम से प्रभावित होता है। इसलिए ऑल हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी, सभी जीव जो हैं अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। ठीक है, ह्यूमन जो है, मानव जो है, एक ऐसा प्राणी है जो स्वचेतन होता है। इसलिए आप जो है चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी मान सकते हैं। तो क्या यह मेन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आइए उसको कंफर्म करते हैं। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स, जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं, इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। तो कॉन्शियसनेस के बेस पे लिविंग स्टेट को डिफाइन करना कठिन हो जाता है। वी ऑब्जर्व पेशेंट lying in coma in hospital virtually supported by machine which replace heart or lung। हम पेशेंट को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके जो अंग हैं वे हार्ट और लंग वो मशीन से काम कर रहे हैं। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम पेशेंट को अस्पताल में बेहोशी अवस्था में लेटे हुए देखते हैं और जिनका हार्ट और लंग चालू करने के लिए मशीनें लगाई रहती हैं। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। अगर इन मशीनों को बंद कर दिया जाए तो पेशेंट क्या होगा? ब्रेन डेड हो जाएगा, ब्रेन डेड कह देंगे उसको। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। ऐसे पेशेंट में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, स्वचेतना नहीं है। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक इन नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। ऐसे पेशेंट्स जो हैं हो सकता है कभी नॉर्मल लाइफ में न लौट पाए, तो उन्हें लिविंग कहेंगे कि नॉन लिविंग कहेंगे? ऐसे पेशेंट को लिविंग कहेंगे कि नॉन लिविंग कहेंगे? अगर वो लौट आते हैं वापस तो लिविंग कहेंगे, नहीं लौट पाएंगे तो ब्रेन डेड। ठीक है, इन हायर क्लासेस you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions। ठीक है, हायर क्लासेस में आप देखेंगे कि जो भी लिविंग फिनोमिना है वह इंटरेक्शन के कारण उत्पन्न होती है, एक दूसरे के इंटरेक्शन के कारण उत्पन्न होती है। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। जो टिश्यू की प्रॉपर्टी हमें दिखाई देता है वह सेल की प्रॉपर्टी, अकेले सेल की प्रॉपर्टी नहीं होता है। सारे सेल एक साथ वर्क करते हैं तो हमें टिश्यू की प्रॉपर्टी दिखाई देता है। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। सभी सेल आपस में मिलकर एक रिजल्ट को शो करते हैं जो हमें दिखता है, जो टिश्यू का प्रॉपर्टी होता है। सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल आर नॉट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल।
किसी भी सेलुलर ऑर्गेनेल की जो प्रॉपर्टी होती है वह उस सेलुलर ऑर्गेनेल के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वह सारे मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट मिलकर एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो सेलुलर ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी होती है, बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल। ठीक है, तो ऑर्गेनेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे सब एक दूसरे के साथ मिलकर रिएक्शंस करते हैं जिसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है। These interaction result in emergent property at higher level of organization। इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं हमें हायर लेवल पर भी दिखाई देते हैं। This phenomena is true in hierarchy of organizational complex at all level। इस तरह के जो फिनोमिना है यह सभी लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी को शो करते हैं। Therefore we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating them। ठीक है, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल आर रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यह क्षमता होती है कि वह सेल्फ रिप्लिकेट कर सके, सेल्फ रेगुलेट कर सके और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, तो आपने देखा इन हायर क्लासेस जब आप उच्च स्तर पर अध्ययन करेंगे यू विल कम टू नो, तो आप देखेंगे कि जीव विज्ञान जो है वह पृथ्वी पर जैव विकास के बारे में बताएगा और आपको पता लगेगा सभी जीव घटनाएं जो होती हैं वह उनके अंदर होने वाले प्रतिक्रिया के कारण होती हैं। सभी जैविक घटनाएं जो हैं उनमें होने वाले प्रतिक्रिया के कारण होती हैं। ऊतकों के गुण जो हैं, टिश्यू के जो गुण हैं वह सेल्स में स्थित कारकों के कारण नहीं होती हैं बल्कि सेल्स की परस्पर प्रतिक्रिया के कारण होती हैं। इसी प्रकार जो सेल ऑर्गेनेल हैं उनके जो लक्षण हैं वह ऑर्गेनेल में स्थित मॉलिक्यूल्स के कारण नहीं होते हैं बल्कि ऑर्गेनेल में स्थित मॉलिक्यूल के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में क्रिया करते हैं उसके कारण होते हैं। ठीक है, हायर लेवल पे जो ऑरिजिन है, गुणधर्म है, इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि स्व प्रकृति सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग विकासशील और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के सभी जीव आपस में जुड़े हुए हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी जो है वह अर्थ पे जीवन की कथा है, लाइफ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीव जो हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अदर। सभी जीव जो हैं चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, सब एक दूसरे से लिंक हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। वे एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं, कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग अंशों में। तो आपने देखा जीव विज्ञान जो है वह पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत और भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से आनुवांशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा जुड़े हुए हैं, परंतु यह पदार्थ जो है वह सब में अलग अलग अंश में होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आर्गन जो शो कर रहा है, जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है आर्गन, वह आर्गन नहीं शो कर रहा है, वह बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर एक रिएक्शन दिखा रहे हैं जो आर्गन शो कर रहा है। तो आपने इस चैप्टर, इस हेडिंग में देखा व्हाट इज लिविंग के बारे में। तो आपने इसमें सीखा कि सभी जीव वृद्धि करते हैं, लेकिन वृद्धि जो है एक मेन कैरेक्टर नहीं है लिविंग का। सभी जीव जनन करते हैं, लेकिन जनन जो है वह मेन कैरेक्टर नहीं है लिविंग का। सभी जीव मेटाबॉलिज्म, उपापचय करते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो है एक लक्षण है सजीव का। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट
मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता है। तो हम जो है बिना किसी भी बात के मेटाबॉलिज्म को जीवों का लक्षण मान सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने स्वचेतना को लिया, कॉन्शियसनेस को भी आप लिविंग का लक्षण मान सकते हैं, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। तो आपने इस हेडिंग में सीखा जीव क्या है, व्हाट इज लिविंग के बारे में। ठीक है, व्हाट इज लिविंग के बारे में, जीव क्या है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग सीखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।